नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज में आज हम आपके ला रखे हैं मॉडल पेपर 3। यहाँ पे अभी तक हम वन दरोगा जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें 2 मॉडल पेपर हम यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्व करा चुके हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ 3 या 4 क्वेश्चन भी अदर यहाँ पे कवर हो सके। तो मॉडल पेपर 3 है ये आज, और इसमें हम पूरी डिटेल्स जानेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में। और यदि आपको ऐसे ही 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे आपका जो NCERT सिलेबस दे रखा है 9th-10th का वन दरोगा के लिए, वो आपका कवर हो जाएगा, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। तो 12 मॉडल पेपर सेट आपके लिए बनाए गए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, यहाँ पे अल्फा कण है। तो अल्फा कण क्या है? यहाँ पे हीलियम का नाभिक है, द्विआवेशित कण है। ए और बी दोनों सही हैं या ए और बी दोनों गलत हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जो अल्फा कण है हीलियम का नाभिक होता है, और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी द्विआवेशित वो कण होता है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक, और ये एक द्विआवेशित क्या है? आपका कण है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक थे। जो तेल की बूंद का प्रयोग किया गया था, उसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश का जो प्रयोग किया गया था, वो करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे मिलिकॉन। मिलिकॉन का तेल बिंदु प्रयोग आपने पढ़ा होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तेल की बूंद वाला प्रयोग किसने किया था? मिलिकॉन ने। अब देखो यहाँ पे टॉमसन यानी थॉमसन, इसकी ये कौन थे? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। और रदरफोर्ड ने की थी, देखो प्रोटॉन के संबंध में, जो प्रोटॉन को ऑब्जर्व किसने किया था वो क्या था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया था? वो दिया था रदरफोर्ड ने। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज यानी नाभिक की खोज ये भी आपके रदरफोर्ड ने ही की थी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपको जरूर नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, वाष्पीकरण की क्रिया से ठंडक पैदा होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पीकरण, जब भी वाष्पीकरण होता है तो वहाँ पे क्या होता है? ठंडक पैदा होती है। आपने देखो जब भी आपका क्या होता है? पसीना होता है, तो पसीना ही क्या है? वो वाष्प के रूप में निकल रही है। तो फिर उसके बाद अगर हवा चलती है तो आपको ठंडक महसूस होने लगती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, जल, पेट्रोल और स्प्रिट। देखो स्प्रिट क्या होता है? स्प्रिट होता है CH3OH, ये एल्कोहल होता है, मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल, पेट्रोल और जल में किसका वाष्पीकरण का दर का सही क्रम यहाँ पे आपको चुनना है। तो सबसे पहले वाष्पीकरण किसका होगा? ये होगा पेट्रोल का, फिर होगा स्प्रिट यानी CH3OH का, और उसके बाद होगा जल का, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था यानी डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सिंग फेज दोनों यदि लिक्विड हों तो कोलाइडी का क्या होगा? तो वो कोलाइडी विलयन, मतलब उसको क्या कहा जाएगा? उस कोलाइडी विलयन को क्या कहा जाएगा जब दोनों फेज में क्या है? लिक्विड हैं। तो इसको कहा जाता है आपका इमल्सन। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। इसके उदाहरण की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसके, तो आपका मिल्क हो गया और फेस क्रीम, ये किसके उदाहरण है? इमल्सन के उदाहरण है, जिसमें दोनों फेज यानी परिक्षेपण और परिक्षेपित अवस्था यानी प्रावस्था क्या है? दोनों लिक्विड माध्यम की है। अब देखो एरोसोल क्या होता है? इसमें जो आपका डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सिट जो फेज होता है वो क्या होता है? एरोसोल में लिक्विड और गैस का होता है। और एरोसोल के उदाहरण क्या है? फॉग हो गया, क्लाउड यानी कोहरा हो गया। सोल की बात करें अगर, तो सोल क्या होता है? जिसमें सॉलिड और लिक्विड लिक्विड क्या होती है? फेज होती है। और जैसे मड हो गया, आपका कीचड़ हो गया, ये सोल का एक अच्छा सा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता, यानी अब जब आप ताप बढ़ाओगे तो गैसीय, अगर किसी क्या है, किसी द्रव में गैसीय पदार्थ है तो उसकी विलेयता बढ़ेगी या घटेगी? तो जो गैसीय पदार्थ है उसकी विलेयता यहाँ पे घट जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों घट जाती है? माने ये कोई लिक्विड है यहाँ पे, और इसमें क्या है? गैस पार्टिकल हैं, ठीक है, ये गैस पार्टिकल हैं। अब हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया तो जो ये गैस पार्टिकल हैं, जो माने ये इतनी दूरी पर थे तो ये और दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल,
क्योंकि गैस क्या हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल दूर दूर मूव करने लग जाएंगे। तो जब ये पार्टिकल दूर दूर मूव हो जाएंगे तो यानी जो पार्टिकल यहाँ रहोगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो वो लिक्विड में रहेगा ही नहीं। तो लिक्विड में उसकी वरीयता अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो गैस पार्टिकल होंगे वो जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, और जब दूर दूर जाएंगे तो वो विलय नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक अणु है। चतुष्परमाणुक अणु यानी टेट्रा एटॉमिक, जिसमें 4 परमाणु हैं। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे, इसमें 2 परमाणु है, 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इसमें। NO2 में क्या है, 1 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 3 है। SO3 इसमें 3 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है। तो अणु में विद्यमान जो परमाणु है उसकी क्या संख्या कहलाती है, परमाणुकता ये कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन, यहाँ पे ऑक्सीकरण है, ठीक है, ऑक्सीकरण है यहाँ पे, ऑक्सीकरण नहीं, यानी आपको बताना है ऑक्सीकरण यहाँ पे अभिक्रिया कौन से नहीं है। तो दहन यानी कंबस्टन, यहाँ पे दहन जब होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होती है, अधिकता होती है, ऑक्सीजन की वहाँ पे वृद्धि होती है, या विद्युत ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि होती है, संयोग होता है, तो वहाँ पे होती है ऑक्सीलेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन कंबस्टन में क्या हो रहा है, दहन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगी, दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी मिलती है, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है वहाँ पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीलेशन रिएक्शन होती है। तो श्वसन भी एक ऑक्सीलेशन रिएक्शन है। भोजन का पचना ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अवक्षेपण क्या होती है, प्रेसिपिटेशन क्या होती है, ये एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या है, एक पीपीटी फॉर्म होती है, अवक्षेप बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये अवक्षेपण ऑक्सीकरण रिएक्शन नहीं है, बाकी ये तीनों में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो देखो जहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात है जो बढ़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम, रिडक्शन रिएक्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं उसको जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है या वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो ऑक्सीजन वहाँ पे निष्कासित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का अनुपात घट रहा है और हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ रहा है, तो उसको कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। और जहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन बाहर आ रहा है तो वहाँ पे होती है उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पे क्या होगी, एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होगी। अवक्षेपण जिसमें क्या बनता है, अवक्षेप यानी पीपीटी बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह निम्न में से किस प्रकार की क्रिया है। तो जो भी रिएक्शन यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है यानी सनलाइट की उपस्थिति में होती है उसको कहा जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपको नोट करनी है, उसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन कौन से रिएक्टेंट होते हैं वो आपको जरूर नोट करना है। तो क्या होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यह होती है रासायनिक जो अभिक्रिया होती है प्रकाश की होती है 6CO2 प्लस, यानी जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं CO2 और यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को लेकर यहाँ पे सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश आप लिख सकते हो प्रकाश की उपस्थिति में, और साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो ये क्या बनाता है आपका, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट, प्लस क्या निकलता है 6H2O और प्लस 6O2 निकलता है। तो जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और जो जिसको क्या करते हैं, जो अन्य एनिमल्स होते हैं जैसे हम हो गए, हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जब वो भोजन बनाते हैं। तो CO2 और H2O से अपना भोजन बनाते हैं, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसको क्या कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डिकम्पोज्ड बाय सनलाइट, NaBr, KClO3, KBr या AgBr। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AgBr। देखो ये क्या करता है, जो आपका सिल्वर होता है जो Ag होता है ये सेंसिटिव होता है प्रकाश की उपस्थिति में,
इसलिए क्या करता है, जो AgBr होता है ये सनलाइट की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में इसका डिकम्पोज हो जाता है और किस में टूट जाता है, ये टूट जाता है Ag+Br में। इसको अगर हम वैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ पे ले लेंगे, 2 Ag हो जाएगा और Br 2 हो जाएगा, वैलेंस भी हो गया। ठीक है, वैलेंस करनी तो आपको आती होगी। तो इसमें ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो जो AgBr है यहाँ का जो सिल्वर है ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है प्रकाश के प्रेजेंस में, और ये क्या होता है यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, चूना पत्थर, खड़ियाँ एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो जो चूना पत्थर होता है, खड़ियाँ या संगमरमर होता है, वो किसका विविध रूप होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो कैल्शियम जो कार्बोनेट बनता है ये बनता कैसे है, तो जो बिना बुझा हुआ चूना होता है किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना है, जब इसको हम जल के साथ मिलाते हैं तो ये क्या करता है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस देता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम बुझा हुआ चूना। फिर उसको हम CO2 के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करते हैं तो तभी देता है CaCO3। यानी देखो जो जब हम वो करते हैं दीवारों में चूना लगाते हैं तो हम लाते हैं यहाँ पे जो बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं, उसको हम पानी में मिलाते हैं, फिर ये आता है बुझा हुआ चूना। फिर इसको हम दीवारों में जब लगाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इन्वायरमेंट में क्या है, प्रेजेंस है, तो इसका रिएक्ट करके क्या करता है, फिर ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक चूना होता है। ठीक है, जो उसकी लेयर बन जाती है, परत बन जाती है चूने की, तो वो ये होता है, प्लस इससे H2O निकल जाता है। तो संगमरमर इसी का बना होता है और खड़ियाँ भी इसी की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका क्या है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये है बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, नीला थोता यानी ब्लू स्टोन या इसको तूतिया भी कहते हैं। ठीक है, तूतिया का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है। तो नीला थोता का जो, पहले नीला थोता होता है क्या, यानी तूतिया होता क्या है, ब्लू जो स्टोन कहते हैं जिसको, ये होता है क्यूप्रिक सल्फेट जो कि तांबे का एक यानी कॉपर या तांबे का एक क्या है, ये अयस्क है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CuSO4 5H2O। अब ये 5H2O वाला जो ये फॉर्मूला ये क्या होता है, नीला थोता है, यानी इसका कलर कैसे होता है, ब्लू होता है। क्यूप्रिक सल्फेट है और इसका ब्लू कलर होता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4 5H2O, जिसको क्या कहा जाता है, नीला थोता यानी तूतिया इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज। देखो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ये एक आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि क्या करता है, एसिड और बेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, कौन एसिड है कौन बेस है उसकी पहचान करता है मिथाइल ऑरेंज। तो अगर हम मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाएंगे किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो वो किस प्रकार का रंग देता है। तो देखो पहले सोडियम कार्बोनेट होता क्या है, इसका फॉर्मूला है Na2CO3, और ये क्या है, एक बेसिक साल्ट है। अभी बेसिक साल्ट कैसे है, क्योंकि क्या होता है जब एक स्ट्रॉन्ग, देखो जब क्या मिलेंगे, बेस और एसिड मिलेंगे तो साल्ट बनेगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस एक वीक एसिड मिलेगा यानी H2CO3, एक वीक क्या है, एसिड है जो एक कार्बोनिक एसिड है। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और जो वीक एसिड होता है वो क्या बनाता है, क्योंकि बेस तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और बनाएंगे साल्ट तो होगा, तो ये साल्ट, लेकिन क्या होगा, ये बेसिक साल्ट होगा यानी Na2CO3, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था इसलिए ये क्या होगा, बेसिक होगा ये साल्ट, लेकिन होगा क्या, ये क्षारीय साल्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिक होता है। जब अब देखो मैंने अभी आपको बताया जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो इंडिकेटर है, वो क्या करता है, एसिड और बेस को इंडिकेट करता है, कौन एसिड है कौन बेस है। तो जब हम उसको इस मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालते हैं तो वो क्या देता है, येलो कलर देता है, और ये एक बेसिक साल्ट है यानी एक क्षारीय लवण है। तो इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है। तो जब हम इसमें डालेंगे मिथाइल ऑरेंज को तो वो क्या देगा, पीला कलर यानी येलो कलर देगा। यदि एसिडिक होता है तब वो रेड कलर देता। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा। जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता, तो हो जाता है पीले रंग का।
दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे अदर कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो सके। बाकी ऐसे ही 12 मॉडल पेपर सेट अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वो 12 मॉडल पेपर ले सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। देखो चीनी क्या होता है, सुक्रोज होता है, डाइसैकेराइड होता है, जो डाइसैकेराइड होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला C12H22O11, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चीनी क्या है, सुक्रोज यानी डाइसैकेराइड है। अब देखो ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है। C12H22O11 ये सुक्रोज यानी चीनी का होता है। CH3COH ये क्या है, एसिटिक एसिड है आपका। अगर हम इसका आईपीएससी नाम की बात करें तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 कार्बन है, तो इथाइल ना एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका एल्डिहाइड है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे सबसे अधिक तन्य धातु, तो तन्यता का गुण किसमें होता है, वो होता है धातुओं में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर किसका है, वो है सोने का। तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु यहाँ पे कौन सा है, सोना है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोल्ड सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। तन्य का मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे ये मेटल है, इसको अगर ऊपर से पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। तन्यता का इसमें क्या होता है, गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है। देखो चमकीला चमकता कौन है, धातु चमकते हैं, ठीक है। धातुओं का गुण क्या होता है, चमकीला होता है। जैसे आपका सोना हो गया, चांदी, ये सब चमकते हैं। अधातु नहीं चमकते, लेकिन दो ऐसे अधातु हैं आपको जरूर नोट करने हैं जो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, यानी जो चमक देते हैं। तो कौन कौन, एक तो यहाँ पे आयोडीन है और एक डायमंड। डायमंड किसका, ये कार्बन का अपरूप है, ये एक अधातु है, लेकिन ये क्या है, चमकदार होता है। तो आयोडीन और डायमंड दो ऐसे अधातु हैं जो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। तो सी ऑप्शन आप पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो इसमें सबसे कठोर कौन है, हीरा है, डायमंड है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और हीरा क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। हीरे में क्या होता है, अगर हम बॉन्ड की बात करें तो इसमें जो कार्बन होते हैं वो 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और ये क्या है, कुचालक है। लेकिन अधातु होते हुए भी ये क्या है, एक ये इसकी क्या होती है, चमक होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। देखो हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या है, अधातु हैं, और अधातु क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन इनमें से एक क्या है, विद्युत का सुचालक है, और वो कौन सा है आपका, ग्रेफाइट। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है, एक ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जरूर आपको नोट करना है। और ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का ही एक क्या है, अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे नीचे प्रकार्यात्मक समूहों का यानी फंक्शनल ग्रुप का ये फॉर्मूला दिया गया है, इनमें से कौन कीटोन का है। कीटोन का आपको बताना है। तो देखो ये COOH ये किसका है आपका, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये कैसे होता है, C इसमें डबल बॉन्ड O होता है और इसमें एक OH लगा रहता है। उसके बाद CHO ये किसका, ये है आपका एल्डिहाइड का। इसका कैसे होता है, ये होता है C, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O और ये होता है H, यानी इधर एक R होगा यानी कार्बन होगा, इधर H होगा। उसके बाद ये तो हो गया एल्डिहाइड, ये एल्कोहल का है, ये होता है ROH। और कीटोन का क्या होता है, तो कीटोन में दोनों ओर क्या लगे रहते हैं, R लगे रहते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कीटोन का ये फंक्शनल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे प्रोपाइन का सूत्र क्या है। तो आपको बताना है प्रोपाइन का सूत्र, प्रोपाइन आइन EYN, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी जो कार्बन होते हैं अगर वो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं तो वो क्या होता है, प्रोपाइन होता है। तो ये डबल बॉन्ड है तो ये तो प्रोपीन है। प्रोपेन यानी N जो होता है उसका वो क्या होता है, सिंगल कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, कार्बन यदि डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो वो क्या होता है, प्रोपीन। और प्रोपाइन क्या होता है, जब अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो इसमें तो ये डबल बॉन्ड है, ये आपका किसका, प्रोपीन का उदाहरण है। ये क्या है, प्रोपेन का उदाहरण है। ये तो एल्डिहाइड का उदाहरण है, लेकिन इसमें भी कहीं भी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे CH4 प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश में CH3Cl प्लस HCl अभिक्रिया देता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको ये बताना है। यहाँ पे देखो क्या होती है रिएक्शन, CH4 प्लस Cl2 सनलाइट में, ठीक है।
लाइट में तो ये क्या निकालता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3Cl प्लस HCl, यानी यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से एक Cl निकलेगा HCl, और ये Cl ही यहाँ चला जाएगा CH3Cl के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका प्रतिस्थापन, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन, यानी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इधर हो रहा है और Cl का इधर हो रहा है, तब बन रही है CH3Cl। तो ये क्या है आपकी प्रतिस्थापन। अब क्या है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे प्रोपिल एल्कोहल यानी C3H7OH का IUPAC नाम आपको बताना है। तो फॉर्मूला है C3H2OH यानी प्रोपिल एल्कोहल। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो गया प्रोपेनॉल। अगर हम इसको खुले में लिखें तो CH3CH2 ओपन चेन बोलते हैं इसको, CH2OH, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ से करेंगे 1, जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, 1 नामकरण आपने पढ़ा होगा IUPAC नेम, जिधर फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3। तो 3 का मतलब प्रोपेन है, प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल, क्योंकि ऑल का ऑल क्या होता है, अनलगन होता है किसका, एल्कोहल का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रोपेन क्या होता है, ये तो सीधी क्या है CH3 CH2 और CH3, इसमें सिंगल बॉन्ड और क्या है 3 कार्बन की ये श्रृंखला है। ब्यूटेनॉल 4 कार्बन श्रृंखला है, सभी क्या है, हाँ, और इसमें क्या है OH ग्रुप भी होगा। 1 ब्यूटीन क्या होगा, इसको आप ब्यूट 1 इन भी कह सकते हैं, यानी 4 इसमें कार्बन होंगे, 4 कार्बन की श्रृंखला होगी और एक इसमें डबल बॉन्ड होगा, और वो कहाँ होगा, फर्स्ट कार्बन पे होगा, क्योंकि 1 ब्यूटीन यहाँ से 1 2 3 4, तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वैलेंसी पूरी हो रही है। तो ये इसका फॉर्मूला है 1 ब्यूटीन, जिसको ब्यूटीन 1 इन भी कहते हैं। इन क्यों है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताएं इसमें रॉन्ग कौन सा है, असत्य कौन सा है। तत्वों के धात्विक प्रवृत्ति घटती है, बिल्कुल जब आप आवर्त में यहाँ से इधर जाते हो, क्योंकि आवर्त सारणी में क्या होता है, इधर तो मेटल होते हैं और इधर क्या होते हैं आपके क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो जब इधर आप जाओगे तो इधर क्या है, अधात्विक गुण बढ़ता है, इसका मतलब धात्विक गुण वहाँ पे क्या होगा, घटेगा बाएं से दाएं जाने में। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप राइट जाओगे मतलब बाएं से दाएं, तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे अगर हम हाइड्रोजन हीलियम की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 होता है और हीलियम में कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे कैसे है, गलत है ये, क्योंकि अगर लेफ्ट से राइट जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी और प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन सेल का जो क्या होता है, आकार होता है, सेल संख्या होती है, वो सेम रहेगी। तो मान अगर हम दूसरे उसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, इसका ये दूसरा सेल है। तो इसमें जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो न्यूक्लियस बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। तो जब न्यूक्लियस बढ़ेंगे तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पर अभी आपको बताया संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ साथ प्रोटॉन भी यहाँ पे बढ़ते हैं नाभिक में। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और जितने ज़्यादा आकर्षित करेंगे तो इनके बीच मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को त्यागना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो नाभिक द्वारा आकर्षित किए गए हैं, नाभिक की ओर वो झुके हुए हैं। समझ गए हो आप। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती नहीं बल्कि घटती है बाएं से दाएं जाने पर। उसके बाद ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये क्या होते हैं, बाएं से दाएं जाने पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे आवर्त सारणी में 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। तो जो 18वें समूह में स्थित तत्व है वो कहे जाते हैं निष्क्रिय तत्व, क्योंकि उनका जो वैलेंसी मतलब उनकी जो वैलेंसी कक्षा होती है, आउटर मोस्ट जो उनका सेल होता है वो कंप्लीटली फुली होता है, फुली भरा हुआ होता है। उनको ना किसी इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती है ना किसी को देने की जरूरत पड़ती है। तो जितना वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, जितना वो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल निष्क्रिय रहेंगे। हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सब क्या है, निष्क्रिय तत्व हैं। बी ऑप्शन 26वां का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे,
चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। कैसे है वियोजन अभिक्रिया? CaCO3 ये आपका चूना पत्थर, अगर हम इसको हीट देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। तो यहाँ पर वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। और साथ साथ ये ऊष्मा शोषी, क्योंकि इसमें हम लाइट को दे रहे हैं, ठीक है। ऊष्मा छिपी नहीं है, ऊष्मा ये शोषी है। इसमें हम इसको क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं, यानी लाइट की मतलब हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे श्वेत सिल्वर क्लोराइड जो AgCl होता है, ये क्या होता है? श्वेत होता है। सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में, सनलाइट यहाँ पे लाइट लिखते हैं, लाइट में धूसर रंग का हो जाता है। जब इसको लाइट के साथ मतलब सनलाइट प्रेजेंस में क्या होता है, ये इसका क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। और ये किस में ब्रेकडाउन हो जाता है? ये हो जाता है सिल्वर में प्लस क्लोरीन में। इसको अगर वैलेंस करेंगे 2 तो 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। तो सिल्वर मेटल, और ये किस प्रकार का रंग मतलब कलर हो जाता है? जब इसको लाइट की प्रेजेंस में, इस AgCl को यानी सिल्वर क्लोराइड को लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये धूसर या ब्लैक कलर का ये हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्यों होता है धूसर या ब्लैक कलर का? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का वियोजन होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है किसमें? सिल्वर और क्लोरीन में, सिल्वर और क्लोरीन में, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। देखो विद्युत अपघटन में क्या होता है, इसमें 2 पोल होते हैं, एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। तो जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन किस ओर मुक्त होंगे? तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस ओर पॉजिटिव की ओर जाते हैं, और पॉजिटिव क्या होता है? एनोड होता है। तो कुल मिला के ये एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म, भस्म किसे कहते हैं? क्षार को कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? जो आसानी से OH माइनस दे देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। KOH यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पे 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक का नाम क्या है? देखो 2 अस्थियों को आपस में कौन जोड़ते हैं? तो जो 2 हड्डियों को जोड़ते हैं, अस्थियां या हड्डियों को जोड़ते हैं, यानी बोन्स को जोड़ते हैं, उन्हें कहा जाता है लिगामेंट। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो टेंडन क्या होता है? टेंडन क्या होते हैं? ये बोन्स और मसल्स को जोड़ते हैं। तो बोन्स और मसल्स को कौन जोड़ते हैं? टेंडन जोड़ते हैं, टेंडल। और लिगामेंट क्या करते हैं? लिगामेंट जोड़ते हैं 2 बोन्स को, यानी 2 हड्डियों को। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन देखो, साइटोन क्या होता है? साइटोन होता है आपका जो नर्व सिस्टम होता है उसका ये मुख्य भाग होता है। और एक्सोन क्या होता है? ये क्या होता है? जो 2 न्यूरॉन होते हैं, 2 न्यूरॉन में संदेश वाहक का जो कार्य करता है वो कौन करता है? आपका एक्सोन करता है। एक पतला लंबा तंत्रिका ये तंतु होता है जो कि संदेश वाहक का काम करता है 2 न्यूरॉन्स के बीच। तो सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पे अस्थि है यानी बोन। बोन क्या है आपकी? तो बोन है आपकी यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? एक तो कनेक्टिव टिश्यू एक होता है तरल संयोजी ऊतक, यानी संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? एक तरल संयोजी ऊतक होता है जैसे ब्लड हो गया। एक होता है स्केलेटन टिश्यू, जिसमें क्या आते हैं आपके स्केलेटन संयोजी ऊतक होते हैं, उसमें आपके अस्थि हो गया यानी बोन्स हो गया, आपकी उपास्थि हो गया। तो ये सारे किस में आते हैं? आपके स्केलेटन संयोजी ऊतक में आते हैं। तो अस्थि क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शरीर मोटा होता है वो किस ऊतक के प्रदेश में होता है? एडिपोज ऊतक। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो एडिपोज ऊतक को वसा ऊतक यानी फैट टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? इसी के कारण शरीर मोटा हो जाता है। ए ऑप्शन 33 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये पीला तंतुमय ऊतक और श्वेत तंतुमय ऊतक यानी येलो फाइबर्स और श्वेत फाइबर ये आपके एरोलर टिश्यू में पाए जाते हैं। अब ये एरोलर टिश्यू क्या हुआ? ये भी एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है एरोलर ऊतक। और जहाँ पे क्या होता है आपका जो भीतरी खाली स्थान होता है अंगों का, उसको कौन भरता है? एरोलर ऊतक भरता है। तो ये सारी चीज़ें पीला तंतुमय ऊतक, श्वेत तंतुमय ऊतक, एडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडिपोज ऊतक ये क्या करता है?
जो शरीर मोटा हो जाता है, क्योंकि ये एडिपोज ऊतक क्या है, ये फैट ऊतक भी कहलाता है, तो इसलिए इससे शरीर मोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक यानी नर्व सिस्टम की इकाई कौन होती है? नर्व सेल या न्यूरॉन। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ये साइटोन क्या है, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो तंत्रिका ऊतक होता है उसका मुख्य भाग कौन होता है? साइटोन होता है, जिसमें एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। एक्सोन क्या होते हैं? ये क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेश वाहक का कार्य करते हैं। डेंड्रोन क्या होते हैं? तो ये साइटोन में ऐसी संरचनाएं, जैसे ये साइटोन है, ठीक है, तो इससे ये संरचनाएं निकलती है ऐसी, तो ये क्या कहलाती है? आपकी डेंड्रोन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35, पोरीफेरा में पाए जाने वाले नालिका तंत्र यानी कनाल सिस्टम के मदद से क्रियाएं संपन्न होती है। तो कौन कौन सी क्रियाएं पोरीफेरा में नालिका तंत्र यानी कनाल सिस्टम के माध्यम से संपन्न होती है? देखो पोरीफेरा, जिसमें पोर होते हैं और इसके पोर यानी छिद्र, इनको क्या कहा जाता है? ओस्टिया कहा जाता है। और इसका जो शरीर होता है उसमें एक कनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि इसमें पोषण हो गया, उत्सर्जन और श्वसन, जनन, परिसंचरण, इन सभी में ये सहायक होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जो इसका कनाल सिस्टम होता है वो पोषण यानी न्यूट्रिशन, श्वसन और उत्सर्जन सभी में सहायक होता है। तो डी ऑप्शन 35 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, सिलेंट्रेटा के सदस्यों में पाए जाने वाला निमेटोब्लास्ट मदद करता है। तो जो निमेटोब्लास्ट पाया जाता है सिलेंट्रेटा में, आपका पोषण में हो गया, प्रचलन में हो गया, सुरक्षा में, सभी में मदद करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखिए जो सिलेंट्रेटा, इसको निडेरिया भी कहा जाता है, ठीक है, निडेरिया या सिलेंट्रेटा एक ही फाइलम हुआ, दोनों एक ही हुआ। और इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हाइड्रा। अब हाइड्रा में यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें पुनरुद्ध भवन जो पुनरुद्ध भवन होता है उसकी क्षमता पाई जाती है हाइड्रा में। तो हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है? कई बार पूछा जा सकता है सिलेंट्रेटा या निडेरिया का, ये आपको जरूर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म पादप के नर फूलों को नहीं कहते हैं। आपको ये बताने कि क्या नहीं कहते हैं। देखो पहले कौन्स क्या होते हैं? कौन्स वो होते हैं जो जननांग होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म के। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों आगे, तो कौन्स जो मेल होते हैं उनको मेल्स कौन कहते हैं, जो फीमेल होते हैं फीमेल्स कौन्स कहते हैं। तो कौन्स में तो मेल फीमेल दोनों आगे। माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेल कौन को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। और मेगा स्पोरोफिल किसको कहते हैं? जो फीमेल कौन होता है, यानी जो क्या है, मादा जननांग है। तो आपको ये बताना है कि नर जननांग है जो फूल, उसको क्या नहीं कहते हैं? तो मेगा स्पोरोफिल्स नहीं कहते हैं, क्योंकि जो ये मेगा स्पोरोफिल्स है ये आपका फीमेल यानी कुल मिला के मादा कौन्स है, मेगा स्पोरोफिल यानी मादा जननांग। तो सी ऑप्शन सही आंसर जो है 37 का। डी में क्या है? ए और बी तो कहते हैं, तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपका शैवालों का। शैवाल विज्ञान को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। 37 का बी ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी मतलब 38 का बी ऑप्शन सही आंसर है। अब देखो कवक आ रखा, तो कवक विज्ञान को कहते हैं माइकोलॉजी। विषाणु विज्ञान को विषाणु क्या है? विषाणु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के 38 का बी ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 39, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण का हम अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन यहाँ पे 39 का सही आंसर है। अब देखो यहाँ पे आ रखा है वर्गीकी। तो वर्गीकी है जो टैक्सोनॉमी है, जिसके अंतर्गत हम नामकरण, क्लासिफिकेशन ये सारे करते हैं। तो इन सभी को क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। आनुवांशिकी, जिसमें हम जेनेटिक्स वेरिएशन, हेरिडिटी, इन सब का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं आनुवांशिकी विज्ञान। और कार्यकी यानी फिजियोलॉजी, जिसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो जिसमें प्लांट या ह्यूमन की फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो 39 का यहाँ पे जो सही आंसर है पारिस्थितिकी यानी डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे डेंड्रोलॉजी का संबंध है। देखो डेंड्रोलॉजी का संबंध यहाँ पे दोनों से, ठीक है, झाड़ियों के अध्ययन से भी और वृक्षों के अध्ययन से। नहीं, स्टडी ऑफ श्रब्स एंड स्टडी ऑफ ट्री इसके अंतर्गत कौन आते हैं? डेंड्रोलॉजी में दोनों का अध्ययन हो जाता है, झाड़ियों का भी और वृक्षों को भी। पुष्पों की अगर हम बात करें, फ्लोरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो आते हैं एंथोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एंथोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं पुष्पों का। और पौधों का अध्ययन बॉटनी के अंतर्गत हैं,
स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी यानी पादप विज्ञान। तो ये आपको जरूर नोट करना है, ठीक है। यहाँ पे झाड़ियों का अध्ययन भी और वृक्षों का अध्ययन दोनों का होता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। 41वां पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अभी आपको बताया एंथोलॉजी, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 41वां का पुष्पों का अध्ययन किस में किया जाता है? एंथोलॉजी में किया जाता है। अभी एग्रोस्टोलॉजी क्या है? तो एग्रोस्टोलॉजी में हम करते हैं ग्रास यानी घास का अध्ययन, घास का अध्ययन करते हैं एग्रोस्टोलॉजी में। फिनोलॉजी क्या है? तो फिनोलॉजी में प्लांट और जो एनिमल होते हैं उनकी लाइफ साइकिल का अध्ययन किया जाता है फिनोलॉजी में। एंथोलॉजी में हो गया पुष्पों का अध्ययन। तो सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके यहाँ पे क्लियर हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिटेल्स में समझाया जा रहा है। और आपको देखो लास्ट टाइम एग्जाम कुछ ही दिन आप बच्चे हैं, जितना ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए जरदारी क्लासेस के माध्यम से आपके लिए यहाँ पे 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं 1 दरवा के, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। एक दिन में एक मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है और रिविजन भी आपका साथ साथ में होता जाएगा। और इन मॉडल पेपर से ये फ़ायदा हुआ कि आपको लग जाएगा कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, कौन से टॉपिक पे, क्योंकि सिलेबस के जो आपका सिलेबस दे रखा है उसी पर ये बनाए गए हैं और कंप्लीट सिलेबस इनमें आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे, द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पादप जगत के किस समूह के 2 वर्ग हैं? ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट किस पादप जगत के क्या है यहाँ पे 2 वर्ग हैं? तो वो है आपके एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है उसको 2 भागों में फिर से बांटा, यानी आवर्त बीजी, जिसमें हम क्या करते हैं जिन पौधों में बीज जो होते हैं सदैव फल के अंदर होते हैं उनको कहा जाता है आवर्त बीजी। और इनको हम क्या करते हैं 2 भागों में बांटते हैं, जिसको कहा जाता है डाइकोट और यानी द्विबीजपत्री और मोनोकोट यानी एक बीजपत्री। अब देखो 43 यहाँ पे क्वेश्चन, सीसा यानी लेड किस प्रकार का प्रदूषक है? तो जो सीसा है वो एक वायु प्रदूषक माना जाता है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो वायु प्रदूषक ये कैसे है? जैसे जनरली जो पेट्रोल होता है या जो फ्यूल होते हैं उनमें टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो क्या हो, एक तो इंजन की दक्षता बढ़ती है और बर्न वो स्मूथली हो जाता है फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल में या पेट्रोल में क्या मिला जाता है? टेट्रा इथाइल लेड मिला जाता है। अब उसमें मिलाया गया, फिर वो जब हमारे क्या चलते हैं गाड़ियाँ चलती है तो वहाँ से जो धुआं निकलता है वो वायु में मिल जाता है, उसमें लेड की मात्रा होती है। फिर लेड हमारी सांसों के माध्यम से किस में चला जाता है? हमारे शरीर में चला जाता है, जो कि शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। तो इसीलिए इसको वायु प्रदूषक कहा जाता है, क्योंकि ये वायु के माध्यम से हमारे शरीर में जा सकता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे, किन गैसों के कारण क्वेश्चन नंबर 44वां, ठीक है, किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है? तो ताजमहल को जो खतरा है वो है आपका जो अम्ल वर्षा होती है। लेकिन अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैसें होती है? तो वो होती है एक तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में होती है SO2, और दूसरी कौन होती है? NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो ये दोनों गैसें होते हैं अम्ल वर्षा में। जब अम्ल वर्षा होती है तो उसमें SO2 NO2 पाई जाती है। तो SO2 यानी अम्ल वर्षा से खतरा है, तो कुल मिला के उसमें क्या है SO2 यहाँ पे दे रखा है बी ऑप्शन। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उससे ताजमहल को क्या है खतरा है, बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे, किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अभी आपको बताया अम्ल वर्षा NO2 यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड SO2 के कारण होती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड यानी डी ऑप्शन यही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ए और बी। अब देखो अम्ल वर्षा को हम अम्ल वर्षा क्यों कहते हैं, यानी वर्षा को अम्ल वर्षा कब कहते हैं? जब उसका pH मान 5.0 से कम होता है उसको कहते हैं अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे, ओजोन छिद्र से क्या होता है? देखो ओजोन परत, ये पृथ्वी हमारी ये ओजोन परत है। जो ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन पर जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक नहीं आने देती है। लेकिन जब इस ओजोन परत में जो इन किरणों को हानिकारक किरणों को रोकती है, इसी में अगर छिद्र हो जाता है तो ये किरणें पृथ्वी पर आ जाती है। तो कुल मिला के पराबैंगनी किरणों का धरती पर पहुंचना, अगर ओजोन में छिद्र होगा, ओजोन परत में छिद्र होगा, तो पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें हैं वो आपकी धरती पर आ सकती है, जिनसे बहुत सारे क्या होती हैं, मतलब वो हानिकारक होती है, त्वचा कैंसर उससे हो सकता है। तो डी ऑप्शन 45 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्या है ओजोन छिद्र कहाँ है? तो एंटार्क्टिका के ऊपर है सबसे बड़ा ओजोन छिद्र। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर नोट करना है, एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का किससे बनता है? वो बनता है रक्त बिंबाणु से, यानी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है ब्लड में, उसी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। सी ऑप्शन 46वां का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो कहाँ पे पाचन क्रिया पूर्ण होती है? वो होती है कंप्लीट, जो पाचन क्रिया होती है वो होती है छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत के बाद पाचन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है भोजन का वो कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। सी ऑप्शन 47वां का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें 32 दांत होते हैं। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इनको परमानेंट टीथ भी कहा जाता है, और परमानेंट टीथ यानी जब 32 दांत आ जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2123 अपॉन 2123, यानी 21 23 21 से आपको नोट करना है। और ये क्या होता है? देखो 2 1 3 2 5 3 8 ऊपर जाएंगे अपॉन 8 नीचे, और 8 ये कुल मिला के ये क्या होते हैं? एक साइड के होते हैं, और 8 दूसरी साइड 16 हो जाएंगे ऊपर, 16 हो जाएंगे 32, गुणन 2 कर देते हैं 32 ये हो जाते हैं। 8 का मतलब समझते हो आप? 8 ये इधर है, ठीक है, और 8 इधर है 16, और नीचे भी क्या है? 8 ये इधर है और 8 ये इधर है 32, तो 16 ऊपर है 16 32 है। फॉर्मूला इस प्रकार से उसको दर्शाया जाता है। और मिल्क टीथ कितने होते हैं? तो जो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं 20। मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2102 अपॉन 2102, 2 और 1 3 2 5 अपॉन 5 इंटू 2 करो, कितना हो गया? 10/10, 10 ऊपर 10 नीचे, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा यहाँ पे आपका मिल्क टीथ का फॉर्मूला ह्यूमन में। क्वेश्चन नंबर 49 है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो जो मछली का हृदय होता है वो 2 कोष्ठीय होता है, यानी 2 कोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ह्यूमन के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो दोस्तों आज के ये 50 क्वेश्चन यानी जो मॉडल पेपर 3 था उसका पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आप कुछ यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन बचे हैं और अदर फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं। साथ ही साथ ऐसे ही 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपको ये मॉडल पेपर कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और आपको समझ में अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जा रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।